हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात करते हैं शुरू। पहला बात कर लेते हैं बच्चों, इस वीडियो में पहला बात करेंगे परिचय के बारे में कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला अगर बात की जाए देखो कि इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ है यानी गुलामी का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। और इस अध्याय में हम बंगाल के जमींदारों के बारे में समझेंगे, राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे और पहाड़ी लोग और वहाँ रहने वाले संथाल लोगों के बीच जो संबंध था उनके बारे में देखेंगे। दक्कन दंगा की रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज्य कैसे स्थापित किया और किस तरीकों से वो लोग क्या करते थे, राजस्व यानी टैक्स वसूला करते थे। ठीक है, और विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों पर क्या मतलब था, क्या प्रभाव था और रोजमर्रा की जिंदगी पर उन्होंने क्या असर डाला, मतलब किस प्रकार से इसका उनकी जिंदगी पर क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। देखो बच्चों, अगर हम देखें तो आप सभी को पता है भारत की खोज जो थी वो वास्को डी गामा ने की। वो समुद्री मार्ग के द्वारा कहाँ आया था, केरल के कालीकट पहुंचा। ठीक है ना, व्यापार के उद्देश्य से। और कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, है ना। और इसके साथ साथ भारत में लगभग 1600 के आसपास भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आने लग गई थी, यानी व्यापार के उद्देश्य से ये लोग आए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया, विशेषकर बंगाल पर ज्यादा कब्जा किया था। इधर हम बात करने से पहले उपनिवेशवाद का अर्थ, आखिर उपनिवेशवाद का मतलब होता क्या है बच्चों। तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, किसी देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या करना, अपना वर्चस्व स्थापित करना या उन्हें गुलाम बना लेना ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। और उपनिवेशवाद को ज्यादातर बढ़ावा देने में किन किन देशों का योगदान है, जैसे कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और डच। इन लोगों ने क्या किया है, दुनिया के अधिकांश देशों को अपना उपनिवेश बनाया है यानी गुलाम बनाया है। अब बात कर देखो, भारत में उपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ था। यही वो जगह थी जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाजों को क्या किया था, पुनः स्थापित किया गया था और उनकी भूमि के अधिकारों को छीनकर नई व्यवस्था और नई राजस्व प्रणाली क्या हुई थी, लागू की गई थी बंगाल में। ठीक है, तो इसी में हम सबसे पहले समझेंगे इस्तिमरारी बंदोबस्त के बारे में। अब इस्तिमरारी बंदोबस्त का मतलब क्या था बच्चों, तो इस्तिमरारी बंदोबस्त जो था सबसे पहले जो था बंगाल में लागू किया गया था 1793 में। किसने किया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया था। अब इसमें होता क्या था, ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आखिर इस्तिमरारी बंदोबस्त की विशेषता क्या था। तो पहला देखो बच्चों, इस बंदोबस्त के अंतर्गत होता क्या था कि जो जमींदारों से राजस्व की राशि क्या कर दी गई थी, निश्चित कर दी गई थी। और सभी जमींदारों को निश्चित समय पे क्या होता था, राजस्व यानी टैक्स वसूल मतलब अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो और अगर बात की जाए उस टाइम पे एक जमींदार के लगभग 400 गाँव आते थे और ये सभी गाँव मिलाकर क्या करती, एक राजस्व राशि क्या करते, निर्धारित करते थे। ठीक है ना। अब इसके साथ साथ क्या होता था, उसके बाद जमींदार क्या होता था, ये तय करता था कि किस गांव से कितना ज्यादा राजस्व लेना है और कितना नहीं लेना। और अगर कोई जमींदार क्या होता था, जब राजस्व राशि नहीं दे पाता था तो उस जमींदार की जो जमींदारी है, ये संपदा है, उसे नीलाम कर दिया जाता था। ये उस समय इस्तिमरारी बंदोबस्त से बनाया गया था नियम। अब ऐसे ही एक साथ हुआ क्या, वर्धमान के राजा के साथ नीलामी में एक घटना है। सन 1997 में क्या हुआ था, वर्धमान की जो नीलामी हुई थी। ठीक है, इसमें वर्धमान के जो राजा थे, राजा की जो भू संपदा थी उसको बेची जा रही थी, क्योंकि उस समय क्या होता, 1793 में इस्तिमरारी बंदोबस्त क्या हो गया था, लागू हो गया था। और वर्धमान के राजा जो थे ना, वो राजस्व की जो राशि है वो चुका नहीं पाए थे, इसलिए उनकी जमीनों को क्या कर दिया गया था, नीलाम किया जाने वाला था उसे। अब होता क्या था बच्चों, जैसे उस समय अंग्रेज क्या करते थे, जमींदारों से राजस्व राशि वसूला करते थे और जमींदार क्या करता था, गांव के लोगों से क्या करता था, राजस्व राशि जो होती थी वो वसूला करता था। इस टाइप का सिस्टम था उस समय। अब नीलाम में बोली लगाने के लिए, अब भाई नीलामी जमींदारों की होती थी, तो जमींदारों की जो संपत्ति को नीलाम किया जाता था तो बोली लगाने के लिए लोग आया करते थे और ऊंची ऊंची बोली लगाया करते थे। ठीक है ना। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जो बोली या ऊंची बोली लगाता था, उस भू संपदा को उसे बेच दिया जाता। लेकिन बाद में जब कलेक्टर ने एनालाइज किया कि यार खरीदार जो थे ना, वो राजा के अपने ही नौकर थे, यानी अपने ही एजेंट थे। राजा क्या करता था, अपने ही नौकर या एजेंट से क्या करता था, अपने संपत्ति की ऊंची ऊंची बोली लगाता था। और उन्होंने राजा की तरफ से ही जमीन को खरीद लिया था, मतलब राजा की जमीन से क्या खरीद लिया था।
उस समय अब देखो बचने के लिए जमींदारों ने क्या किया, इस नीलामी से बचने के लिए उस समय क्या किया उन्होंने, तो जो जमींदार होते थे ना वो लोग क्या करते थे, अपनी जमीन यानी उनकी जो संपत्ति होती थी उनकी ऊंची ऊंची बोलियां लगवाया करते थे। ठीक है, और जब ऊंची बोली लगा दी गई तो खरीदार आया, ठीक है ना, ऊंची बोली लगा दी, अब अगले दिन जब पेमेंट देने की बात आती थी तो गायब हो जाता था। फिर दोबारा क्या करते थे, जो अंग्रेज थे दोबारा उस जमींदार की संपत्ति को नीलाम करते थे, दोबारा उसके नौकर जो आते थे कोई और आता था बेच बदल के, फिर वो क्या करते थे, ऊंची बोली लगाता था, अगले दिन फिर वो मुकर जाता था। इस तरीके से ये बार बार चलता रहता था और अंत में जब है ना, जब अंग्रेज परेशान हो जाते थे तो उसकी जो संपदा होती थी ना उसको बहुत कम कीमत पे क्या होता था, जमींदारों को दे दिया करते थे। इससे जमींदार जो होते थे ना, जमींदारों की जमींदारी बच जाती थी और वो राजस्व राशि नहीं देते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से उनका कर्जा भी माफ हो जाया करता था। नेक्स्ट, और इसके साथ साथ अगर जब मतलब उस टाइम पे अंग्रेजों ने जब ब्यौरा किया, ठीक है, जब सर्वेक्षण किया, जानकारी प्राप्त करी, तो पता चला नीलामी में 95% से अधिक जो बिक्री थी ना वो फर्जी थी। इस तरीके से हर जमींदार क्या करता, अपनी जमींदारी को बचाया करता था। अब बात करते हैं आखिर जो राजस्व राशि होती थी वो अदायगी में या देने में जमींदारों की असफलता क्या कारण थे, वो राजस्व राशि देने में क्यों चूक जाया करते थे। ठीक है, तो पहला है बच्चों राजस्व की मांग का ऊंचा होना। यानी क्या हुआ था बच्चों कि मतलब राजस्व की मांग आरंभ में अंग्रेजों ने क्या रखी, ऊंची रखी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए क्या निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर क्या होगा, कीमतों में बढ़ोतरी होगी, चीजें महंगी होंगी और इससे क्या होगा, किसानों को लाभ होगा। तो जब किसानों को जब लाभ होगा तो उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग तो अंग्रेज नहीं कर सकते ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया, शुरुआत में ही जो राजस्व की राशि ना ऊंची रखी, ताकि अगर भविष्य में क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है या वस्तुएं महंगी होती है तो उनमें अंग्रेजों को घाटा ना। तो पहला है। दूसरा इन्होंने क्या किया बच्चों, दूसरा क्या किया, उपज की कीमतों का कम होना। यानी होता क्या था कि क्या हुआ कि मतलब उस समय ना बच्चों कि जो उपज की जो जिन चीजों का उत्पादन होता था, ठीक है ना, ठीक है, जिन चीजों का उत्पादन होता था तो उनका उत्पादन जो था ना मतलब बहुत कम था, उत्पादन भी कम था और उनके जो प्राइस होते थे ना वो भी क्या होते थे, बहुत ज्यादा कम हुआ करते थे। ठीक है ना, अब भाई जब किसानों को जब लाभ नहीं मिल पा रहा, जब इस समय उस समय अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी खेती उत्पादन है उस समय उसके रेट कम होते थे, तो कॉमन सी बात है जब वो बाजार में जाके बेचेगा तो किसानों को ज्यादा लाभ होगा नहीं, और जब उसको ज्यादा लाभ नहीं होगा तो जमींदार को दे पाएगा क्या। तो इसलिए क्या होते थे, जब किसान जो होते थे वो जमींदार को राजस्व नहीं दे पाते थे, जिसके कारण जो जमींदार के पास राजस्व नहीं आ पाता था तो वो जाके अंग्रेजों को कहाँ से देंगे। तो दूसरा कारण ये था, ठीक है, उपज की निम्न कीमतें। तीसरा था राजस्व का असमान वितरण। अब उस समय अंग्रेजों के टाइम पीरियड में क्या किया गया था कि भैया आप लोगों की मतलब ये निर्धारित कर दिया गया था कि फसल अच्छी हो या बुरी, ठीक है ना, समय पर राजस्व राशि भुगतान करना क्या होता था, जरूरी था। उस समय एक विधि अपनाई गई थी, सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि में ये कहा गया था कि अगर सूर्य अस्त होने से पहले अगर कोई जमींदार राजस्व की राशि नहीं चुका पाता है तो उसकी जमींदारी क्या कर दी जाती, नीलाम कर दी जाती, ठीक है। तो इस तरीके का कानून बनाना चाहिए जिसके कारण वो चूक जाते थे। चौथा क्या है बच्चों कि चौथा है जमींदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, ठीक है ना। यानी इस मरारी बंदोबस्त ने क्या हुआ, जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया गया। उनको बस रैयत से राजस्व इकट्ठा करना और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने की तक शक्ति दी गई थी। बाकी सारी शक्तियां उनसे क्या कर ली गई थी, छीन ली गई थी। बस उनके पास था बस राजस्व इकट्ठा कर सकते थे बस, इसके अलावा जमींदारों के पास कोई शक्ति नहीं थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन कारणों से क्या होता है, जो जमींदार होते थे वो अंग्रेजों को राजस्व राशि देने में क्या होते थे, चूक जाया करते थे। अब बात करते हैं आगे जमींदारों की सत्ता को सीमित करने के लिए या उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से कदम उठाए। तो पहले क्या किया, उनकी जमींदारों के जितने बड़े बड़े किले थे ना उनको ध्वस्त कर दिए। दूसरा, जमींदारों की जो बड़ी बड़ी सैन्य टुकड़ियां होती थी, अभी हम जमींदारों के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उनकी जो बड़ी बड़ी सैन्य टुकड़ियां होती थी उन्हें भंग कर दिया गया था, है ना। और इसके साथ सीमा शुल्क जो होता था उसे समाप्त कर दिया गया। और जमींदारों की जो कचहरियां थी, कचहरिया का मतलब न्यायालय, ठीक है ना, उनको अंग्रेजों ने क्या किया, अपने द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देख में क्या था, रख दिया था कि अब उनकी देख रेख क्या करेंगे, अंग्रेजों के कलेक्टर करेंगे। और जमींदारों से स्थानीय न्याय करने की व्यवस्था
या पुलिस की शक्ति भी क्या कर ली गई, छीन ली गई। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया। अब बात करते हैं बच्चों जोतदारों के बारे में कि आखिर जोतदार का उदय किस प्रकार हुआ था। तो देखो बच्चों, एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम था बुकानन। जब वो उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर में, उत्तरी बंगाल में जगह है बच्चों दिनाजपुर, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ये जो उसी जंगल का है। तो दिनाजपुर के जो दिनाजपुर था उसके सर्वेक्षण में गया था। तो उसने धनी किसानों के एक वर्ग को देखा, जो हाँ यहाँ किसान यानी बंगाल में दिनाजपुर में यहाँ किसानों का एक ऐसा वर्ग था जो काफी समृद्ध था, काफी अमीर था। इसे जोतदार कहा गया। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने क्या किया, अपनी जमीन जो है ना, काफी बड़ी बड़ी जमीन हो गए थे, रकबे हो गए थे, कभी कभी तो कई हजार एकड़ तक इनकी जमीनें हुआ करती थी। ठीक है, और स्थानीय व्यापार और साहूकार कारोबार, इन सभी पर क्या हो गया था, इन जोतदारों का क्या हो गया था, अपना अधिकार हो गया था। ठीक है, और उनकी जमीन का जो काफी जो बड़ा भाग होता था ना, वो बटाईदारों द्वारा क्या होता था, जोता जाता था। ठीक है, बटाईदार क्या होते थे, मतलब ऐसे लोग होते थे जो मतलब जोतदार के खेतों में जाके काम करते थे, मेहनत करते थे, और जब उत्पादन होता था तो उत्पादन का आधा हिस्सा क्या होते थे, वो जोतदार को दे दिया करते थे, या फसल का आधा भाग क्या देते थे, जमींदार को दे दिया करते थे। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। मतलब गांव में जोतदारों की शक्ति ज्यादा होती थी और जमींदार क्योंकि शहरों में रहा करते थे। ठीक है ना, तो इसीलिए जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासी से काफी ज्यादा सीधे नियंत्रण था, यानी गांव के लोगों से क्या था, उनका सीधा नियंत्रण हुआ करता था, है ना। और जमींदार द्वारा गांव की जो लगान है को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो मतलब जमींदारों को द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले जो प्रयत्न, यानी जमींदार होते थे वो क्या करते, राजस्व की राशि को बढ़ाते थे, लेकिन ये जोतदार क्या करते, उसका प्रतिरोध करते थे। और जब जमींदारों के जो अधिकारी जब राजस्व लेने के लिए वहां पहुंचते थे तो ये जोतदार क्या करते थे, उन्हें मार पीट कर क्या होता, भगा दिया करते थे। ठीक है ना, और जमींदारों को राजस्व में के भुगतान में जानबूझ के क्या करते थे, ये जोतदार देरी कराते थे। सच तो ये था कि राजस्व का भुगतान ना किए जाने पर जब जमींदारों की जो संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी तो ये जोतदार काफी ज्यादा खुश हुआ करते थे। ठीक है, और धनी किसान और गांव के जो मुखिया लोग भी ना बंगाल के अन्य भागों या देहाती इलाकों में काफी ज्यादा मतलब प्रभावशाली हो गए थे। कुछ जगहों पर इन लोगों को हवलदार भी कहा जाता था, ठीक है ना, और गाटीदार भी कहा जाता था, ठीक है, मंडल भी कहा जाता था। ठीक है, जो ये मुखिया होते थे इनको इन नामों से जाना जाता था। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। अब जमींदारों ने क्या किया था, अपनी संपत्ति यानी प्रतिरोध कह लो, या जमींदारों ने अपनी नीलामी को बचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए, जैसे कि महिलाओं के नाम संपत्ति। आरंभ में अंग्रेजों ने क्या किया था, इस्तेमारी बंदोबस्त के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो जमींदार समय पर राजस्व राशि नहीं दे पाएगा तो उसकी संपत्ति नीलाम कर दिया था। लेकिन क्या होता था, उस समय एक कानून ये भी बनाया गया था, महिलाओं से संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। इसीलिए हुआ था ना, वर्धमान के राजा जो से उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा संपत्ति अपनी माता के नाम कर दी। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो बच जाया करते थे। दूसरा फर्जी बिक्री। फर्जी बिक्री में क्या होता था कि वो लोग क्या करते थे, मतलब जमींदार जो होते थे वो अपने नौकर या एजेंटों के द्वारा क्या करते थे, अपनी संपदा का ऊंची ऊंची क्या करते थे, बोली लगाया करते थे। ठीक है, और बोली लगाने के बाद में क्या होते थे, पैसे देने से मुकर जाते थे। फिर अंग्रेज दोबारा नीलामी करते थे, फिर दोबारा ऊंची ऊंची बोली लगाई जाती थी, फिर दोबारा मुकर जाते थे। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती थी और अंत में जब अंग्रेज थे ना, या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अंत में क्या करती थी, बहुत कम कीमत पर जमींदारों को उनकी संपत्ति वापस लौटा देती थी। इस प्रकार से जो जमींदार होते थे वो राजस्व देने में बच जाते। लठियालों का प्रयोग। अब लठियाल का प्रयोग क्या है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति क्या होता था, जमींदारों की संपत्ति को खरीदने के लिए आता था ना, तो जो उनके लठियाल होते थे वो उन्हें मार पीट कर क्या होते थे, भगा दिया करते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था कि उनकी संपत्ति वो खुद के एजेंटों द्वारा खरीदवा लिया करते थे। चौथा था किसानों का जमींदारों से जुड़ना। यानी उस समय क्या हो गया था कि जो किसान हो गए थे ना, वो जमींदारों से बहुत ज्यादा जुड़ गए थे, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, मतलब दुख या अगर प्रॉब्लम जब किसानों को होती थी तो उस समय उनके लिए एक ईश्वर के रूप में सामने आते थे, उनकी सहायता करते थे, त्योहारों के टाइम पे उन्हें उधार ऋण दिया करते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या किया था, जमींदारों ने अपनी संपत्ति को बचा लिया। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। जितना हो सका है मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहातवाद। ये बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक बात करेंगे बच्चों पांचवी रिपोर्ट कि आखिर वो पांचवी रिपोर्ट है क्या। तो बच्चों देखो, पांचवी रिपोर्ट क्या है, 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ठीक है ना। ये उन रिपोर्टों में से एक थी जो कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई थी। कहने का मतलब क्या है, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जिसका शासन था भारत में, उनके क्रियाकलापों पर निगरानी रखने के लिए, उनके प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पांचवी रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें 1002 पृष्ठ थे, यानी पेजेस थे, जिनमें से लगभग अगर देखा जाए 800 से ज्यादा पेजेस पर जमींदारों की अर्जियां, जिला कलेक्टर की रिपोर्ट या राजस्व या न्यायिक प्रशासन के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है ना। ये सारी अर्जियों के बारे में पांचवी रिपोर्ट में लिखा गया था। इसको लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था इंग्लैंड द्वारा जो कंपनी के क्रियाकलाप हैं उन पर निगरानी रखना था कि वो काम सही से कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा काम ये था कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार हो रहा है उस पर जो कंपनी के एकाधिकार है, इसका क्या किया था, ब्रिटेन के बहुत सारे वर्गों ने इसका विरोध किया था। जो भारत और चीन के बीच व्यापार हो रहा है तो उसका ज्यादातर लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था, तो इससे ब्रिटेन के बहुत सारे वर्ग जो थे ना, वो इससे नाराज थे और इसका विरोध कर रहे थे। तीसरा क्या था, ब्रिटेन के बहुत सारे जो निजी व्यापारी थे, ठीक है, उनकी संख्या में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। ठीक है ना। और वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक थे। इसके साथ साथ अब भारतीय बाजार खुलने लग गए थे धीरे धीरे, ताकि अन्य देश हमारे भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। ठीक है। और इसका सबसे अच्छा क्या हुआ, अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जब बंगाल पर विजय किया गया, उसका सबसे अच्छा लाभ मिला था। ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो बच्चों की ये जो पांचवी रिपोर्ट है, इसकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है ना। पहला क्या है, ग्रामीण बंगाल की घटना। ठीक है। दूसरा क्या, इसमें क्या हुआ था कि यानी पांचवी रिपोर्ट, मतलब इसमें क्या किया गया था, पांचवी रिपोर्ट के अंतर्गत ये तो बताया गया था, कंपनी ने क्या किया है, या कंपनी की शक्ति को ना सीमित कर दिया गया था। यानी ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को छीन लिया था। ठीक है। और जमींदारों की सत्ता क्या हो गई थी, खत्म करना था। इसका उद्देश्य क्या, जो जमींदार जितनी ताकतवर हुआ करते थे या इतने शक्तिशाली हुआ करते थे, तो उनकी इस ताकत को क्या करना था, खत्म करना था इस पांचवी रिपोर्ट का उद्देश्य। ठीक है। अब बात करते हैं पहाड़ी और संथालों के बीच अंतर क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, पहाड़ी लोग कौन होते हैं, वह लोग होते हैं जो राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। ठीक है। इसीलिए इन लोगों को पहाड़ी लोग कहा जाता था। अब राजमहल कहाँ है बच्चों, झारखंड में है। अब राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले जो पहाड़ी लोग होते थे, ये इमली के पेड़ों के नीचे क्या करते थे, झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। ठीक है। और ये आम के पेड़ों के नीचे छांव में क्या करते थे, आराम किया करते थे। ठीक है। और इसके साथ पहाड़ी लोग क्या करते थे, शिकार करते थे जंगली जानवरों का। ठीक है। और झूमिंग कृषि करते थे, झूमिंग कृषि करते थे। इसके साथ साथ बाहरी लोगों के प्रवेश, यानी जंगल या पहाड़ी क्षेत्र जो होते थे ना, उन क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश का क्या करते थे, ये लोग प्रतिरोध करते थे या विरोध करते थे। इस तरीके का था। तो बात करते हैं संथालों के जीवन की विशेषता, कि संथालों के जीवन में क्या क्या बदलाव, ये विशेषता क्या थी। अभी तो हमने बात करी पहाड़ी लोगों की। ठीक है। इसके विपरीत जो संथाल थे, बेसिकली संथालों को अंग्रेजों ने बनाया था या बसाया था। ठीक है ना। अंग्रेजों ने बसाया था। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते थे वो असभ्य होते थे, खूंखार हुआ करते थे। उसी की कंपैरिजन में जो संथाल होते थे थोड़े आदर्शवादी हुआ करते थे, शांत हुआ करते थे। ठीक है। वो लोग क्या करते थे, मतलब संथाल लोग ना थोड़े आदर्शवादी और अंग्रेजों की बात माना करते थे। तो संथालों के जीवन की क्या विशेषता थी, पहला तो संथाल क्या होते थे, ये जमीन को, मतलब जैसे जमीन को क्या करते थे, खोदते थे और गेहूं और चावल उगाया करते थे। ठीक है ना। दूसरा क्या करते थे, खेती करने के लिए हल का प्रयोग करते थे ये लोग, जो संथाल लोग हुआ करते थे। इसके साथ साथ ऐसी फसलों को उगाते थे जिसका मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, व्यापार हो सके। यानी वाणिज्यिक फसलों को क्या करते थे, उगाया करते थे। और जंगलों को काट कर ये इमारती लकड़ी निकाला करते थे जिससे वो घर वर बना सके संथाल लोग। और ये राजमहल की पहाड़ियों की जो नीचे वाला भाग होता था ना, वहां रहा करते थे संथाल। ठीक है। अब बात करते हैं पहाड़ी लोगों पर, यानी अब
पहाड़ी लोग, अभी मैंने बताया कि ये असभ्य होते थे, खुखार होते थे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते थे। तो अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो पहले 1970 के दशक की नीति, यानी जब औपनिवेशिक काल में जब भारत क्या था, गुलाम था, तो औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों की वृद्धि करने के लिए क्या किया था, लोगों को, मतलब जहाँ पहाड़ियों पर रहने वाले जो लोग होते थे उनको पहाड़ी कहा जाता था, और ये पहाड़ पर रहने वाले लोग क्या करते थे, झूम खेती करते थे, और ब्रिटिश सरकार एक स्थान पर टिककर इन लोगों को क्या मानती थी, अपने शासन के लिए खतरा मानती थी, यानी पहाड़ी लोगों को, और इन्हें असभ्य मानती थी जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, और अपने शासन के लिए खतरा मानती थी। तो 1970 के दशक में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया था, इन पहाड़ी लोगों को खत्म करने के लिए बहुत सारी क्रूर नीतियां अपनाई, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या किया, अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों को शिकार किया, संहार किया, और उन्हें मारा पीटा भी, कई लोगों की तो हत्या भी कर दी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1980 के दशक की नीति, यानी 1780 के दशक की नीति। अब 1780 के दशक में क्या हुआ था, जो भागलपुर के कलेक्टर थे ना, उन्होंने क्या किया था, शांति स्थापित करने की नीति अपनाई, ठीक, इन पहाड़ी लोगों से, ठीक है। और तो इसके अनुसार क्या था कि जो भागलपुर के कलेक्टर जो थे, इन्होंने पहाड़ी मुखियाओं से मिला और उनसे कहा कि भैया जो ब्रिटिशर्स की बातों को मान जाएंगे उन्हें वार्षिक भत्ता दिया जाएगा, ठीक है ना, जो बात मान जाएंगे, और बदले में उन्हें क्या करना है कि इन पहाड़ी मुखियाओं को अपने लोगों पर नियंत्रण रखना है, ठीक है ना, उन्हें शांत करना है, उन पर नियंत्रण रखना है, ये जिम्मेदारी लेनी थी। लेकिन क्या हुआ, नीति के क्या परिणाम निकले, बहुत से पहाड़ी मुखिया कर दिया, मतलब बहुत सारे पहाड़ी मुखियाओं ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और जिन्होंने इसे स्वीकार किया वो सत्ता खो बैठे, मतलब जिन्होंने स्वीकार किया तो पहाड़ी लोगों ने कहा कि तुमने अंग्रेजों के चमचे बन चुके हो, तो उन्हें क्या कर दिया, उनको हटा दिया मुखियाओं से, ठीक है। और औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बहुत सारे पहाड़ी मुखिया बन गए जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों को पकड़ पकड़ के मारा, और कई लोग, मतलब इन पहाड़ी मुखियाओं को जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उनकी बातों को पकड़ पकड़ के मारा, कई लोगों ने नेपाल और आसपास के पड़ोसी देशों में शरण ले ली, और बहुत सारे लोग इसे मारे गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर दामिन एक को क्या होता है बच्चों। तो 1832 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों की जमीन के एक बहुत बड़े भाग को ना सीमित कर दिया था, एक बहुत बड़ी जमीन थी उसको सीमित कर दिया, और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दी कि भाई ये संथाल ही इस जमीन पर रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि संथालों को स्थायी किसी खेती करनी होती थी, और इसी भूमि को क्या कहा गया, दामिने को कहा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस नीति का संथालों ने क्या किया था, विरोध किया था। अब हुआ क्या था कि संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू करी थी, यानी दामिने को क्या किया था, इन्होंने साफ सुथरा करके, जंगलों को सफाई करके अच्छी तरीके से इसको बनाया था, उस पर सरकार ने क्या कर दिया, भारी टैक्स लगा दिया, कर ज्यादा लगा दिया, ठीक है। दूसरा, साहूकार जो थे ना, अब संथालों को ऊंची ब्याज पर ऋण देने लग गए कि भैया आपको लोन लेना है तो आपको ऋण, मतलब लोन जो ब्याज होता है वो ज्यादा देना पड़ेगा। तीसरा क्या गया, ऋण ना चुका पाने की स्थिति में, यानी अगर कोई संथाल ऋण नहीं चुका पाता था तो उस स्थिति में उनको उनकी जमीनों से, मतलब उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया जाता था, ठीक है ना, और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। जमींदार लोग क्या होते थे, इसके साथ जो जमींदार जो लोग थे ना, उन्होंने भी कहा कि भैया जो दामिने प्रदेश है, उन्होंने अपने अधिकार का दावा किया कि इस पर उन लोगों का अधिकार है, ठीक है। अब बात करते हैं हल और कुदाल की लड़ाई। अब इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, हल और कुदाल की लड़ाई से अभिप्राय है संथालों और पहाड़ी लोगों के बीच चले संघर्ष को क्या कहते हैं, हल और कुदाल की लड़ाई कहते हैं। और हल संथालों की शक्ति का प्रतीक था, जबकि कुदाल जो होता था वो पहाड़ी लोगों के जीवन का प्रतीक था, ठीक है, क्योंकि वे कुदाल की सहायता से, यानी क्या, पहाड़ी लोग जो होते थे वो कुदाल की सहायता से क्या करते थे, झूम खेती किया करते थे, ठीक है। वह जंगलों को काटने के लिए हल का प्रयोग करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। अब वह भी उपद्रवी व्यवहार करने लग गए थे, कौन, पहाड़ी लोग, ठीक है। इसके विपरीत जो संथाल थे वो आदर्शवादी बाशिंदे थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें जंगलों को सफाया करने में कोई भी झिझक नहीं होती थी, वह भूमि को हल के साथ पूरी ताकत से जोता करते थे, ठीक है। पहाड़ी लोग क्या होते, बाहर से आने वाले लोगों को अक्सर क्या करते थे, संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। इसीलिए जब 15वीं शताब्दी में एक यात्री जिसका नाम था बुकानन, जब वो राजमहल की पहाड़ियों पर गया तो वहां पहाड़ी लोगों ने उसे संदेह की निगाह से देखा था, ठीक है। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर
बसे तो पहले पहाड़ियों लोगों ने क्या किया, इसका प्रतिरोध किया, लेकिन धीरे धीरे पहाड़ी लोगों को पता था कि भाई कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो पहाड़ की ओर भीतर की ओर चले गए। ठीक है ना, इस तरीके विवश हो गए और उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। वह ऊपरी पहाड़ियों की चट्टानों और बंजर प्रदेशों और भीतरी शुष्क भागों में सीमित कर दिया गया पहाड़ी लोग। और झूम खेती के लिए नई से नई उपजाऊ जमीन चाहिए थी पहाड़ी लोग, परंतु अब ऐसी जमीन तो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि जो उपजाऊ जमीन थी वह तामिनों का प्रदेश बन गया था, यानी संथालों की भूमि हो गई थी। तो इसलिए पहाड़ी लोगों के जीवन में क्या हुआ, काफी ज्यादा बदलाव आया और उन्हें चिंतित होने लग गए थे। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ये बच्चों इस वीडियो का थर्ड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं मेरे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले इसमें हम बात करेंगे बच्चों, आखिर बुकानन कौन थे। तो बुकानन, जैसे आप सभी को पता होगा या पढ़ा होगा, चलो मैं बता देता हूँ। फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया था और बंगाल में क्या हुआ था, ये चिकित्सा सेवा में कार्य किया था इसने। और कुछ वर्षों तक ये क्या हुआ था, भारत के गवर्नर जो जनरल थे जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली, उसका ये चिकित्सक भी रहा था ये। और चिकित्सक मतलब डॉक्टर था, ठीक है। और कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना करी थी। जब वहां से गया था ना, तो उसने एक चिड़ियाघर की स्थापना करी थी जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। बंगाल सरकार के काफी अनुरोध करने पर उसने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी क्षेत्र पर उसने क्या किया था, भूमि विशेष सर्वेक्षण उसने किए थे। तो इस तरह से था ये बुकानन। अब होता क्या है बच्चों, बुकानन का विवरण या जो भी जानकारी है उसको पढ़ते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाहिए कि बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, अर्थात उसका चमचा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो सारी सच्चाई तो बिल्कुल नहीं लिखेगा वो सारी बातें। दूसरी, कंपनी ही उसको हिदायत मतलब आदेश देती थी कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है, ठीक है। उसको कंपनी के एक एजेंट के रूप में देखा जाता था, ठीक है। और इसके साथ साथ उसे मतलब वो दृश्य के विषय में वह लिखता है कि उसमें फेरबदल करके कैसे अधिक उत्पादन बनाया जा सकता है। मतलब कोई पहाड़ है, पर्वत है ना, तो उसको किस तरीके से बदल कर उस वहां किस प्रकार से खेती की जा सकती है, फसलें बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन से उगाए जा सकते हैं, इस सब चीजों के बारे में बुकानन को पता था, ठीक है। अब बात देखिए, एक विद्रोह दक्कन में, ये तो बुकानन के बारे में हो गया। अब विद्रोह के बारे में बढ़ाएंगे जो दक्कन में हुआ। तो 1875 में हुआ था ये आंदोलन। क्या हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक बड़े गांव जिसका नाम था सूपा गांव में हुआ था, जिसे दक्कन विद्रोह या दक्कन दंगा कहा जाता है। सूपा क्या है बच्चों, एक व्यापारिक या विपणन केंद्र है, मंडी है। यहाँ क्या होता था, बहुत सारे जो व्यापारी होते थे और साहूकार होते थे यही रहा करते थे। अब 12 मई 1875 को क्या हुआ, गांव के जो इलाकों के जो किसान थे ना, वो सूपा में इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्या किया, साहूकारों के जो बहुत सारे जो बही खाते थे या जो ऋण बंद थे उनकी मांग करते हुए उन्होंने कहा, भैया जो भी आपने ऋण के लिए हमसे जो दस्तावेज आपने साइन करवाए हैं वो सारे हमें दे दो। और उन पर क्या करने लग गए, साहूकारों पर हमला करने लग गए ये किसान। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानों को लूट लिया, साहूकारों के घरों को भी आग लगा दिया, ठीक है। और पूला से ये विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया। अहमदनगर, ठीक है ना, गुजरात में है। और अगले 2 महीने में यहाँ और भी आग फैल गई। 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरा आग की चपेट में आ चुका था। और इससे क्या हुआ था, 30 से ज्यादा जो लोग थे ना इससे प्रभावित हुए थे। जो गांव थे ना बच्चों, 30 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हुए थे, ठीक है। किसानों के हमले से डरकर क्या हुआ, जो साहूकार थे ना वो बच्चों गांव छोड़कर भाग गए और वे अपनी संपत्ति और धन दौलत वहीं छोड़ दिया था,
और इस तरीके से ये विद्रोह फैल गया और ये ही कहा जाता है 1857 का विद्रोह का दृश्य याद दिलाता है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उसका दृश्य याद दिलाता है दक्कन दंगा। और इसके साथ साथ अब अंग्रेजों ने क्या किया, अधिकारियों ने इस पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने सेना बुलाई और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से बहुत सारों को क्या दिया गया, दंड दिया गया। बहुत बुरे तरीके से क्या दिया गया था, दंड दिया गया था। अब बात करते हैं एक नई राजस्व प्रणाली कहाँ लागू की गई थी भाई। देखो क्या था, 1810 के बाद खेती की कीमत बढ़ गई, ठीक है ना, यानी जो किसान वस्तुओं का उत्पादन करता था उसकी मतलब कीमत बढ़ गई, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। अब बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। मतलब अब क्या हुआ भाई, जब गांव के लोगों की खेती में वृद्धि हुई, ठीक है, और तो क्या हुआ, जमींदारों को भी लाभ होने लग गया। जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने दक्कन में एक राजस्व प्रणाली लागू की जिसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। इस प्रणाली में क्या होता था, पहले तो अभी मैंने पढ़ाया था कि पहले जो राजस्व की जो राशि होती थी वो डायरेक्टली किससे ली जाती थी, जमींदारों से। लेकिन बंगाल में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता, जो राजस्व की राशि सीधे रैयत यानी किसान के साथ तय की जाती थी कि भाई किसान ही क्या करेगा, वो राजस्व राशि देगा। इस तरीके से क्या होता था, मतलब जो राजस्व की राशि होती थी ये किसानों से तय की जाती थी, यानी किसानों से ही अब राजस्व या टैक्स लिया जा रहा था, जमींदारों से नहीं। अलग अलग प्रकार की भूमि से होने वाली जो आय होती थी ना, उसका अनुमान पहले ही लगा लिया जाता था कि भाई कितनी ज्यादा कोई भूमि ज्यादा उपजाऊ है और कितनी ज्यादा उससे फसल उत्पन्न हो रही है। किसान की राजस्व अदा करने की क्षमता का आंकलन कर लिया जाता था कि कितना टैक्स दे सकता है और कितना नहीं दे सकता, और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। ये इसमें क्या होता था बच्चों, हर 30 साल बाद जमीनों का फिर दोबारा सर्वेक्षण किया, 30 साल के लिए किया जाता था। फिर हर 30 साल बाद क्या था, जमीन का सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर अगर जरूरत पड़ती थी ना तो राजस्व को बढ़ा दिया जाता था। दूसरा, राजस्व की मांग और किसानों का कर्ज। देखो बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जो था ना वो 1820 के दशक में किया गया था। राजस्व की कीमत इतनी ज्यादा थी कि किसान अपने गांव छोड़कर भागने लग गए थे, इतने ज्यादा टैक्स दे ही नहीं पा रहे थे किसान। तो राजस्व इकट्ठा करने वाले जो कलेक्टर थे ना, उन्होंने कठोरतापूर्ण नीति अपनाई और राजस्व वसूल करने के लिए उन्होंने कोशिश की। जब कोई किसान राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जबरन जब्त कर लेते थे और पूरे गांव पर क्या लगा देते थे, जुर्माना लगा देते थे। भाई अब पूरा गांव क्या करेगा, इसका जुर्माना देगा, ठीक है। अब 1830 के दशक तक ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई और 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आ गई। अब जो उत्पादन था ना उसमें क्या, उत्पादों में क्या गिरावट आ गई और किसानों की आय में और ज्यादा कमी आ गई, पहले से और पैसा कम कमाने लग गए किसान। तो 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाकों में अकाल पड़ गया और फसलें क्या हो गई, बर्बाद हो गई और राजस्व इतना ज्यादा बढ़ गया कि राजस्व का बकाया राशियां चुकाना क्या था, किसानों के लिए इम्पॉसिबल था। अब हुआ क्या, किसानों के पास पैसा उधार लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऋणदाता से उधार लेकर ही वो राजस्व चुका सकते थे, ठीक है। लेकिन रैयत मतलब किसान होता है, यानी किसानों ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना बहुत ज्यादा कठिन होता था। हालत इतनी खराब हो जाती थी कि किसानों के पास अपनी जो रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें होती थी ना वो खरीदने और उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता था, ठीक है। यानी मतलब बीज खरीदने के लिए, अन्य चीजों के लिए भी कर्ज लेना पड़ता था। इतनी बुरी हालत हो गई थी किसानों की। और 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी ये एहसास होने लग गया था कि सभी जगह की किसानों का कर्ज अब लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, और ये भयंकर होता जा रहा है। तो 1840 के दशक के मध्य में एक और चीजें की गई थी आगे, ठीक है। तो इस तरीके का था रैयतवाड़ी बंदोबस्त और इससे जो प्रभाव थे। अब बात करते हैं फिर कपास में तेजी आई, यानी 1860 के दशक में पहले ब्रिटेन से क्या होता, कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली वस्तुरी कपास को 3/4 भाग अमेरिका से आयात करता था। मतलब कहने का मतलब 1860 तक जो ब्रिटेन था, ठीक है, वो 3/4 जो कपास होता था वो अमेरिका से आयात करता था। और 1857 में जब ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई तो 1959 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास के लिए काफी उपयोगी थी और यहाँ सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। और सन
1861 में अमेरिका में अब गृह युद्ध छिड़ गया। अब गृह युद्ध के कारण क्या हुआ, अमेरिका से आने वाला जो कच्ची कपास है उसका निर्यात में क्या हुआ, गिरावट आ गई। अब बंबई के पास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने की कोशिश करी। यानी ब्रिटेन को कपास चाहिए था, तो बंबई जो था ना, बंबई के किसानों से कहा भाई तुम मुझे कपास दो, खेती करो। इसके लिए उन्होंने अब भाई किसानों का, हाँ भाई अब तो काम मिल गया हम लोगों को, किसानों को मिल गया काम। तो उन्होंने क्या किया, किसानों ने, बंबई के किसानों ने साहूकारों से ज्यादा पैसे ले लिए ताकि वे आगे ग्रामीण ऋणदाताओं को दे सके और वे आगे से ज्यादा पैसे किसानों को उधार दे। दक्कन के गांव किसानों को अचानक बहुत ज्यादा ऋण मिलने लग गया था। अब उन्हें कपास उगाने के लिए राशि दी जाती थी। ब्रिटेन में कपास भारत से पहुंचाई जाती थी और 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वालों की संख्या हमारे भारत में दुगनी हो गई। 1862 तक ब्रिटेन में जितना भी कपास जाता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। इतना ज्यादा कपास का उत्पादन हो रहा था। अब किसानों को हो रहा था लाभ। ऋण का स्रोत सूख जाना। जब अमेरिका, अब क्या हुआ बच्चों, जब अमेरिका में अब क्या हो गया, गृह युद्ध खत्म हो गया तो उत्पादन फिर से चालू हो गया। यानी अब क्या था, ब्रिटेन जो था वो कपास का निर्यात दोबारा अमेरिका शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, भारतीय कपास के निर्यात, यानी भारत में कपास के निर्यात में क्या आ गई, कमी आ गई। अब ऋणदाता किसानों से ऋण वापस मांगने लगे थे कि भैया आप तो पैसा दो, तुम्हें तो प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, किसानों से मांगने लगे। लेकिन राजस्व की मांग बढ़ा दी गई थी। जब उस टाइम पे जब किसान दोबारा ऋण मांगने गए थे तो ऋणदाताओं ने इनकार कर दिया, कहते भाई पहले वाला तो दो, तो वही तो दोबारा दूंगा, ठीक है, तो मना कर दिया। अन्याय। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा अन्याय का अनुभव। इसके अंदर कहता है ऋणदाताओं ने ऋण देने से मना किया तो रैयत यानी किसान समुदायों को बहुत गुस्सा आया और वे इस बात से गुस्सा होकर ऋणदाताओं की वर्ग जो उनकी हालत था ना, कोई तरह से नहीं खा रहा था किसानों की हालत में, तथा ऋणदाता रूढ़ी रिवाजों का उल्लंघन कर रहे थे और रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लग गए थे। किसान जो होते थे ना वो साहूकारों को धोखेबाज समझने लग गए थे। और 1959 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया था। अब इस परिसीमन कानून क्या था, देखो बच्चों, जिसमें ये कहा गया था कि ऋणदाता यानी साहूकार और रैयत यानी किसान के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र को केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य माना जाएगा। अगर 3 वर्ष दे दे, 3 वर्ष के बाद भाई किसान नहीं देगा पैसा। इस कानून का उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा ब्याज को बढ़ाने से रोकना, ठीक है ना। लेकिन ऋणदाता ने क्या किया, इस कानून में घुमा दिया, साहूकारों ने इसे घुमा दिया और अपने पक्ष में कर लिया। और किसान से क्या किया, हर तीसरे साल में एक नया वो बनवा लेते थे, ऋण पत्र बनवा लिया करते थे और ब्याज बढ़ा देते थे। ऋणदाता लोग क्या होते, किसानों को ठगने लग गए थे। जब ऋण चुकाए जाते थे तो वह रैयत को उसकी रसीद देने से मना कर देते थे। यानी जो ऋण जब है ना, जैसे कोई किसान है वो ऋण चुका देता था तो जो साहूकार होते थे वो उन्हें जो रसीद है ना नहीं देते थे और बंदपत्री में जाली आंकड़े भर लेते थे, ठीक है ना, मतलब गलत इंफॉर्मेशन भर लेते थे या पैसा बढ़ा देते थे। किसानों की फसल नीची कीमतों पर लेते थे। आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर उन लोगों ने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। और किसानों को ये पता चल गया कि उनके दुख का कारण केवल बंदपत्र और दस्तावेजों की वजह से ही है। तो उन्होंने क्या किया, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे पहले ही और अंगूठे का निशान लगवा लिया जाता था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठा किस पर लगा रहे हैं। इस तरीके से धोखेबाज तरीके से करते थे, ठीक है। अब दक्कन दंगा आई तो जब विद्रोह दक्कन में फैला था ना बच्चों, शुरू हुआ तो बंबई सरकार ने उसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया था शुरुआत में, लेकिन भारत सरकार ने बंबई की सरकार पर दबाव डाला तो वह दंगों के कारणों की छानबीन किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में, और इस रिपोर्ट को दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। आयोग ने जो दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई और रैयत वर्ग यानी साहूकारों और चश्मदीदा गवाहों के बयान लिए गए और भिन्न क्षेत्रों के राजस्व की दरों की कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का आंकलन किया गया था। और इस तरीके से मतलब ये सारा काम किया गया था। तो ये था दक्कन दंगा रिपोर्ट। तो ये था इस वीडियो का बच्चों लास्ट पार्ट। मैंने सारे के सारे पार्ट को कवर किया है बच्चों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।